सबको जय माता दी बेटा। ओमेगा कॉलेज उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो शुरू करने जा रहा हूँ। अब आप बोले टॉपिक है कौन से सब्जेक्ट का है, तो बेटा ये जो है कास्ट अकाउंट का टॉपिक है, जिसमें लोग बहुत डरते हैं। देखिए जो हमारा पहला ग्रुप है उसमें कारपोरेट अकाउंटिंग है, और एक दूसरा सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग है। तो अभी मैं आपको कास्ट अकाउंट की एक ऐसी यूनिट समझाऊंगा जिससे आपको लगभग 99% या 100% जो सवाल एग्जाम में अपनी विक्रम यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं वो समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक पेपर में जो मेरे पास रखा हुआ है 2019 में जो क्वेश्चन आया था किस तरीके से आते हैं, मैं आपको आंसर पेपर भी कराऊंगा। ये पेपर देख लीजिए आप, 2019 में जो पेपर आया था वो भी कराऊंगा। 2018, 2017, 2015 5 साल के पेपर में आपको करा दूंगा किस तरीके से सवाल आते हैं और आपको किस तरीके से हल करना है। बहुत इजी है। कास्ट अकाउंट, कारपोरेट अकाउंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि आप उसको अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो आप वापस उसको रिवाइंड करके देख लेना। नहीं समझ में आए तो मेरा मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, मुझसे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको सवाल समझा दूंगा। ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप मैं ऑनलाइन आपको बता दूंगा, उसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है बेटा। तो मैं आज आपको जो सबसे बच्चे जिसमें घबराते हैं, जिसमें बच्चे गलती करते ही हैं, वो मैं यूनिट शुरू करने जा। बस ये ध्यान रखना मैं इसको ऐसे यूनिट से शुरू करूंगा जो एग्ज़ाम में जिसके आने की संभावना ज़्यादा हो। चूँकि अभी लॉकडाउन का काम छूट के कारण छुट्टियां हो गई, तो मैं चाहूँगा कि अपनी एग्ज़ाम बहुत पास में आने वाली है, तो मैं आपको पहले उन टॉपिकों को कवर कराऊंगा जिनका इतिहास रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में पूछे ही जाते हैं। तो आज मैं कास्ट अकाउंट की 5वीं यूनिट से शुरू कर रहा हूँ बेटा। आपको 5वीं यूनिट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है, पहले मैं 5वीं यूनिट में है क्या वो बता देता हूं। यूनिट 5 देखो बेटा, मार्जिनल कास्टिंग। मार्जिनल कास्टिंग में क्या क्या है ये देखिए। एक है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब लाभ मात्रा अनुपात। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए पहले इंग्लिश में लिख दूंगा, फिर उसको हिंदी में लिखूंगा, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। सवाल भी सारे आपको बड़े मजे से, अब एक बार आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट, ये ध्यान रखना। अगर आपने ये सीख लिया ब्रेक इवन पॉइंट तो आपको बाकी चीज अपने आप कवर हो जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, मैं इसको यहीं तक कवर करूंगा। अभी इसके एक आर में और है, वो भी लिखा देता हूं मैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इसके आर में एक दूसरा सवाल आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, एंड वेरिएंस एनालिसिस। अब आप इनको हिंदी में भी देख लीजिए क्या है स्टैंडर्ड कास्टिंग। अब आप इसको हिंदी में देख लीजिए सीमांत लागत लेखांकन। इसमें क्या क्या है बेटा, जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है उसको हिंदी में कहते हैं लाभ मात्रा अनुपात। ब्रेक इवन पॉइंट को बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। ये ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारे इस यूनिट का दूल्हे राजा है, बस इसके अगर ये याद हो गया तो ये सब बाराती हैं इसके सामने अपने आप नाचेंगे। ये ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट पे आप कमांड करेंगे तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब अपने आप कवर हो जाएंगे। सम विच्छेद बिंदु,
सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बोलते हैं हिंदी में सुरक्षा सीमा। सम विच्छेद विश्लेषण के प्रयोग, इन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सम विच्छेद विश्लेषण के प्रयोग। इसके आर में इसका सवाल आ सकता है, स्टैंडर्ड कास्टिंग मतलब प्रमाप लेखे एवं विचरण विश्लेषण। अब ये होता क्या है, अभी अपन सब समझेंगे। तो मैं आज आपको ये वाला टॉपिक पूरा कवर करा रहा हूं। दूल्हे राजा को अपन पहले समझ लेते हैं, तो आपको लगभग ये यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। अगर ब्रेक इवन पॉइंट कवर हुआ कि ये यूनिट आपको बहुत आसानी से पूरी कैप्चर में आ जाएगी। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, बाकी चीज़ अपन कवर करेंगे, लेकिन वो आज मैं इस पर पूरा फोकस करूँगा और अगला जो कुछ बचेगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपन चाहेंगे कि छोटे छोटे वीडियो बनाएं ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं हो और आपको हर चीज़ समझ में आती जाए। तो मैं इसके बहुत सारे सवाल कराऊंगा, पर स्पेशली 5 साल के पेपर तो आपको मैं करा ही दूंगा, ठीक है ना। उसी में से लगभग यूनिवर्सिटी में, विक्रम यूनिवर्सिटी में 5 साल के पेपर अगर आपने कर लिए तो आपको पूरी चीज़ कमांड हो जाती है। पेपर इस तरीके से पूछा जाता है कि पिछले 5 साल के लगभग रिपीट होते रहते हैं और आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं वो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, आगे बढ़े, ओके। सब बोलो जय माता दी। नहीं बोला जय माता दी? अरे भाई बोलो जय माता दी। चलिए सर, तो बेटा आज हम दूल्हे राजा का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में दूल्हे राजा का नाम है सम विच्छेद बिंदु। मैंने दूल्हे राजा क्यों कहा है, अगर आप ये निकालना सीख गए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जाएगी, पीवी रेशियो भी आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएगी। और ऐसी ऐसी चीज़ें निकालना आप सीख जाएंगे, आप क्या बोल सकते हैं उसको, अपन ज्योतिष बन जाएंगे कि भैया इतना माल बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, इतने प्रॉफिट कमाने के लिए कितना माल बेचना पड़ेगा, अगर इतनी बिक्री है तो फिक्स कास्ट कितनी है, हम इतना लाभ कमाना चाहते हैं तो हमारे मतलब A to Z आप समझ जाएंगे उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आखिर भाई ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, सम विच्छेद बिंदु क्या होता है। जब तक हम इसका अर्थ नहीं समझेंगे, हम सवाल तो बहुत आसानी से कर लेंगे पर इसका अर्थ में समझा देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, थ्योरी में आ सकती है। सम विच्छेद बिंदु क्या है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो भैया उत्तर समझ लो, एक ही बार में आप समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट विक्रय का वह बिंदु होता है, सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट विक्रय का वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर माल बेचने पर व्यापारी को न तो लाभ होता है और न हानि होती है। फिर सुनो बेटा, मुझे मालूम है धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार और सुन लो। सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट विक्रय का वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर माल बेचने पर व्यापारी को न तो लाभ होता है और न हानि होती है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट और नो लॉस, जहां पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। द पॉइंट वेयर बिजनेसमैन हैज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इट मीन्स ही रिकवर्स ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब वो अपने जो खर्चे होते हैं वो सारे वसूल कर लेता है। वो पॉइंट ही ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जो पैसे मैंने लगाए हैं बस वो पैसे उतने मिल जाए, मतलब मेरा बिजनेस ऑक्सीजन पे है, मुझे ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, वो पॉइंट में बस केवल खर्चे वसूल, ना बचत भी नहीं हो रही है घाटा भी नहीं हो रहा है। अगर मैं उससे ज़्यादा माल बेचूंगा तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ बढ़ूंगा, और अगर मैं नीचे आऊँगा तो मैं लॉस की तरफ जाऊँगा। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा वो पॉइंट कवर हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो आपके पापा की आय 10,000 रुपया महीना है और आपके परिवार का जो खर्चा है वो भी 10,000 रुपये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप
आपका परिवार अभी ब्रेक इवन पे पॉइंट पे चल रहा है, क्योंकि ना तो आपको बचत हो रही है, जो आ रहा है वो खर्च हो रहा है, ना तो बचत हो रही है, ना आपको कहीं से घाटा हो रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि भैया आपके घर में सब्जी आती है 1,000 रुपये की, राशन किराना आटा दाल वगैरह मान लो 2,000 का आता है, दूध का वाला 1,000 रुपये आता है, ठीक है ना। आपके भाई बहन आपकी फीस महीने की मान लो, आप कुछ भी मान लो भैया 2,000 मान लो। बिजली महंगी हो गई है तो बिजली का बिल भैया 1,000 आता है, 1 2 3 4 6 7 तो हो गए हैं, और अन्य मान लो मोबाइल ने और मेहमान आ गए, कुछ भी खर्चा हो गया, ये 3,000 खर्चा मान लो। तो सर 3 4 6 7 9 10 टोटल खर्चे कितने हो गए? 10,000 रुपये हो गए। और आप कमा भी कितने रहे? आपके पापा 10,000 रुपये कमा रहे। तो सर 10,000 में ना तो आपको कुछ बचत हो रही है, ना कोई घाटा हो रहा है। तो अगर अपने पापा की आय इतनी ही है और खर्चा भी इतना ही है, तो इसका मतलब अपनी फैमिली भी ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रही है। इसमें कुछ खर्चे स्थायी भी हैं, कुछ खर्चे वेरिएबल भी हैं। अभी मैं आपको बताऊं ये होते क्या हैं। तो देखो, अब ये हो गया जिसे ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में। अब अगर मैं ये बोलूं कि मान लो आपके पापा की होटल है, समोसे का व्यापार करते हैं, वो समोसे बेचते हैं, वो बना के होटल है, छोटी में गरीब के हिसाब समझता हूँ कि कोई गरीब परिवार का बच्चा, उसके पापा होटल चलाते हैं, समोसे बेचते हैं, तो वो 10,000 कमाएंगे तो उनका परिवार चलेगा। अब मैं अगर ये बोलूँ कि आपके पापा कितने समोसे बना दें, कितने समोसे बना के बेच दें कि ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, तो भाई मैं अगर यूँ बोल रहा हूँ कि एक समोसा 10 रुपये का है, अपने पापा को 10,000 कमाना है, क्योंकि खर्चा अपना 10,000 ही है, घर में 10,000 अगर नहीं देंगे तो मम्मी झगड़ा करेगी उनसे कि भैया ये कम पड़ गया, ये कम पड़ गया। तो एक समोसा 10 रुपये का है, तो बताओ अपने पापा को कितने समोसे बेचना चाहिए महीने में? 1,000 समोसे। तो यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनियां होती है, वो इसके लिए भी यही कैलकुलेशन है कि कितने मोबाइल बेच दें, मोबाइल कंपनी बोलेगी, टीवी वाली कंपनी में कितने टीवी बेच दें, कार वाली बोले कितनी कार बेच दें। बस फंडा ही रहता है। छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस में केवल अमाउंट का अंतर आता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। जो छोटा बिजनेस कर सकता है अच्छी तरह से, वो व्यक्ति बड़ा बिजनेस भी कर सकता है। वो अपने अनुभव, ज्ञान, जो भी चीज़ें रहती है, ईश्वर की कृपा, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं तो केवल इतना बात बताता हूँ कि अपने को परिवार का खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए और अपने पापा 10,000 रुपये ही कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो सेल्स आई है अपनी, ये ब्रेक इवन पॉइंट वाली आई है। और कितने समोसे बेचना चाहिए? 1,000 समोसे। तो ये BEP इन रुपीस हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, और ये BEP इन यूनिट्स हो गया, BEP इन यूनिट्स, कितनी वस्तुएं बेचे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं भैया, ये जो BEP इन यूनिट्स आता कैसे है, इसका क्या फार्मूला है? ये तो अपन ने खर्चे जोड़े। आप इंटरव्यू में गए और बोले कि अपने बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई न्यूमन बनना कि मेरे को ज्योतिष हूँ कैसे बताऊंगा? भैया अपने पास कुछ फार्मूले हैं जो मैनेजमेंट अकाउंट में भी काम आते हैं, कास्ट लिस्ट में भी काम आते हैं, वो फार्मूले में आपको सिखा दूंगा। तो आराम से बिना किसी टेंशन के ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे। और एग्जाम में क्या होगा, कुछ डाटास दिए रहेंगे, सवाल दिया रहेगा, उसमें नीचे लिखेंगे सम विच्छेद बिंदु बताइए, लाभ मात्रा अनुपात बताइए, सुरक्षा सीमा बताइए, मतलब व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज PV रेशो, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर इतनी सेल्स है तो कितना प्रॉफिट होगा, इतने प्रॉफिट है तो कितनी सेल्स होगी। ये सब चीज़ें आपको सभी सवाल कराऊंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कैसा सवाल आता है, कैसे हल करना है, कैसे उसका आंसर आएंगे। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आया क्या है नया? तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु विक्रय का वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर माल बेचने से व्यापारी को न तो लाभ होता है और न हानि होती है, अर्थात उसके सारे खर्चे वसूल हो जाते हैं। अब आप बोले सारे खर्चे, तो भैया खर्चे 2 प्रकार के होते हैं कि दुनिया में कोई भी बिजनेस हो उसमें खर्चों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है परिवर्तनशील खर्चा, एक होता है स्थायी खर्चा। अब ये बोले परिवर्तनशील मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस, स्थायी खर्चा मतलब फिक्स एक्सपेंसेस। आप बोले वेरिएबल क्या होता है? तो सुनो बेटा, वेरिएबल खर्चे वे होते हैं, परिवर्तनशील खर्चे वे होते हैं जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं और उत्पादन घटने के साथ घट जाते हैं। मतलब मैं ज़्यादा वस्तुएं बनाऊंगा तो मेरे ज़्यादा खर्चे होंगे, कम वस्तुएं बनाऊंगा तो कम खर्चे होंगे, वस्तुएं नहीं बनाऊंगा तो खर्चे नहीं होंगे। अब आप बोले सर हमको समझ में नहीं आया कि वेरिएबल खर्चे एग्जाम्पल क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया, मेरे पापा समोसे बना के बेचते हैं। अब समोसे का
बनाने में क्या लगता है? बेसन लगता है, हरी मिर्ची लगती है, धनिया लगता है, मसाला लगता है, आलू लगता है, और भी चीज़ें। आपके पापा कैसे समोसा बनाते हैं उनको पता है क्या क्या। अब अगर मुझे ऑर्डर 10 समोसे का मिला है तो मुझे आलू 10 समोसे के हिसाब से खरीदना पड़ेंगे, बेसन 10 समोसे के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, धनिया मिर्ची 10 समोसे के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर मेरे पापा को ऑर्डर 100 समोसे का मिला है तो क्या उतने ही आलू में 100 समोसे बन जाएंगे क्या? नहीं, अपने को समोसे ज़्यादा, आलू ज़्यादा लाना पड़ेंगे, बेसन ज़्यादा लाना पड़ेगा। और मान लो 1000 समोसे का ऑर्डर मिल गया तो क्या करेंगे? और ज़्यादा थैले भर के आलू लाना पड़ेगा, बेसन भी अपने क्विंटल में लाना पड़ेगा। तो भैया जैसे जैसे अपना उत्पादन बढ़ रहा है ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और मान लो किसी दिन अपना ऑर्डर मिला ही नहीं तो भैया कोई धनिया मिर्ची और अच्छा मैदा भी लगता है। अब मुझे पता नहीं बेसन से बनता है मैदा, कि भैया मेरे को बनाना नहीं आता है। आप समझ जाओ अपन बेसन के समोसे बना रहे हैं, मैदे के नहीं बना रहे हैं, और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे बनते हैं, एक बार बना के खाना आप, ठीक है ना। और बीमार हो जाओ तो मेरे को मत बोलना, ठीक है ना। 10 भी लग सकते हैं बेसन के समोसे में, ज़रा हिसाब किताब से खाना है, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं। तो सुनो, अपन बात कहाँ थे, अपन थे कि वेरिएबल खर्चे क्या होते हैं। तो वेरिएबल खर्चों का आशय उन खर्चों से होता है जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं और उत्पादन घटने के साथ घट जाते हैं। तो मैंने क्या उदाहरण दिया कि भाई ज़्यादा अगर समोसे का ऑर्डर मिला है तो मैदा जो भी लगता है सामान, हरी मिर्ची, धनिया वगैरह, जीरा वगैरह ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा समोसे का ऑर्डर मिला है और कम समोसे का ऑर्डर मिला है तो कम लगेगा। और मान लो किसी दिन ऑर्डर नहीं मिला तो फिर हमको कुछ सामान लगेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा। ये वेरिएबल खर्चा है। तो वेरिएबल खर्चे या परिवर्तनशील खर्चों का आशय उन खर्चों से होता है जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं और उत्पादन घटने के साथ घट जाते हैं। जैसे मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो है खर्चे हैं ये सब वेरिएबल खर्चे माने जाते हैं। अब आप बोले स्थायी खर्चे क्या होते हैं। तो सर सुनिए, स्थायी या फिक्स एक्सपेंसेस का आशय उन खर्चों से होता है जिनका उत्पादन से कोई संबंध ही नहीं होता है। मतलब समोसे बिके या नहीं बिके, ऑर्डर मिले या नहीं मिले, आपको वो खर्चा तो करना ही है। आप बोले सर ऐसा कौन सा खर्चा हो गया। अरे तो भाई देखो, मेरे पापा ने गुमटी लिए किराए पे, मुझे 2000 रुपये महीने किराए के चुकाने, तो भैया कोई समोसे का ऑर्डर आया नहीं आया और गुमटी का मालिक आ जाएगा, वही 2000 रुपये दे दे, बिल्कुल। तो ये जो किराया है। और कौन सा खर्चा हो सकता है जो स्थायी है। मान लो एक लड़का है, उसको मैंने बोल दिया कि भैया तू एक काम कर, सुबह से शाम तक जब 1 महीने में तेरे को मैं 3000 रुपये दे दूंगा, तू तनख्वाह में मेरे यहाँ पे काम कर। तो वो आज सुबह से आ जाता है, शाम तक बैठा रहता है, सब आता है तो समोसे बनाता है, कोई और नहीं आता है तो वो बैठा रहता है। तो जैसे ही महीना खत्म हुआ वो बोलते मेरे 3000 दे दो, क्योंकि हमने उसको सैलरी बेस रखा है, वेजेस के बेस पे नहीं रखा है। वेजेस काय में आ जाएगी, वेजेस आ जाएगी परिवर्तनशील में, लेकिन मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। अगर हमने किसी को महीने से रखा है और ये बोल रखा है कि महीना खत्म हो जाए तेरे को 3000 दे देंगे, तो भैया माल बिके या नहीं बिके हमको 3000 रुपये देना ही पड़ेंगे। तो ऐसे खर्चे हैं जो उत्पादन की मात्रा से संबंधित नहीं होते हैं, मतलब वो फिक्स अमाउंट के होते हैं, उतने हमको चुकाना ही है। तो वो खर्चे क्या कहलाएंगे, फिक्स एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो सर अब मैं ये बता दूं कि बात यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है। वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट की गणना हम रुपए में भी कर सकते हैं और इकाइयों में भी कर सकते हैं। तो समझाने क्या होता है, वो बिंदु जहां पर ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट पूछा आपसे सवाल एग्जाम में, तो सर आप ब्रेक इवन पॉइंट डायरेक्ट मत निकालना, आप क्या करना है, एक पहले स्टेटमेंट बनाना है। ब्रेक इवन पॉइंट का कौन सा भी सवाल आ जाए, मार्जिनल कास्ट का कौन सा भी सवाल आ जाए, आप पहले एक स्टेटमेंट बना लेना है। एक स्टेटमेंट अगर आप बना लेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल चुटकी में हो जाएगा। तो मैं स्टेटमेंट बनाना सिखाता हूं आपको कि ये स्टेटमेंट बनता कैसे है, और मैं आपको सारे फार्मूले आज बता दूंगा। तो इस फार्मूले अगर आपको याद हो गए तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आप कठिन से कठिन सवाल बड़ी आसानी से, बड़े मजेदार तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा चार्ट बनाएंगे, तो सर इस चार्ट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कास्ट। स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कास्ट। सबसे पहले यहां लिखना कि हमने यूनिट्स सोल्ड कितनी की है। मान लो अपन ने 1000 समोसे बेचे हैं, तो ये होगा यूनिट्स। अब इसका चार्ट देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये चार्ट इतना अच्छा है कि आपको सवाल में
मतलब हल करने में एकदम बहुत ही मदद करेगा। तो देखो बेटा, इसमें एक कॉलम में बनाता हूं पर यूनिट का, मतलब एक समोसा कितने का है, और यहां मैं लिख देता हूं टोटल अमाउंट मेरा कितना लगेगा। मान लो मैंने सेल्स किए समोसे महीने के, एक समोसा मेरा है 10 रुपए का, तो बताओ 1000 समोसे के कितने मिले होंगे मुझे। 1000 इंटू 10 कितने हो गए, 10,000। अब मान लो मैं एक समोसा बनाने में मैदा, हरा धनिया और क्या क्या लगता है आपको पता है, जो भी सामान लगता है, आलू, ये सब खर्चे मेरे लगभग 6 रुपए के आते हैं एक समोसे पे। तो बताओ 1000 समोसे में कितने के आ जाएंगे, 6000 रुपए के हो जाएंगे। तो सेल्स में से वेरिएबल कास्ट घटा दो तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, अंशदान, 4 रुपए एक समोसे का, ये हो गए 4000 रुपए। अब गुमटी का किराया और दूसरे कोई स्थायी खर्चे हो जो होना ही है, वो खर्चे बताओ। जैसे मैं मोबाइल रिचार्ज कराता हूं तो भैया आलू समोसा बिके या नहीं बिके, वो मेरे व्यापार में उसका खर्चा होना ही है। तो ये मान लो, अच्छा व्यापार का मोबाइल है, घर का मोबाइल नहीं है, व्यापार की मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं। समोसे का ऑर्डर लेना और ये लेना, तो मैं व्यापार में मोबाइल रखता हूँ, इसका घर पे यूज है नहीं मेरा, क्योंकि मेरा पूरा दिन भर व्यापार में ही जाता है। तो मेरा व्यापारिक मोबाइल है, तो मुझे रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा, महीने से रिचार्ज कराते हैं तो भैया मुझे जो भी रिचार्ज है वो कराना ही पड़ेगा। तो ये इसको कहेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये मान लो है 2000 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। कभी भी फिक्स एक्सपेंसेस को यूनिट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, इसका संबंध हमेशा टोटल अमाउंट से ही होता है। समोसा बिके पर यूनिट से या नहीं बिके उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये हमेशा कभी भी पर यूनिट में गलती से भी मत निकाल लेना, तो सवाल ही गलत हो जाएगा आपका। ये 2000। अब आप सुनो, सेल्स को मैं शार्ट में एस बोल सकता हूं, वेरिएबल को मैं वी बोल सकता हूं, पहला अक्षर लिख रहा हूं मैं। कंट्रीब्यूशन को मैं सी बोल सकता हूं, फिक्स कास्ट को मैं एफ बोल सकता हूं, प्रॉफिट को मैं पी बोल सकता हूं। अब आप सुनना, फार्मूले कैसे बनेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट फार्मूले समझा रहा हूं मैं आपको। बेटा मैंने क्या किया, 10 में से 6000 घटाया तो कितना है, 4000। असली में मैंने क्या किया है, सेल्स में से वेरिएबल कास्ट को घटाया है, तो क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया, सॉरी कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल्स में से वेरिएबल कास्ट घटाया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। तो बताओ कंट्रीब्यूशन कैसे आया, सेल्स में से वेरिएबल कास्ट घटाने पर कंट्रीब्यूशन आया, मतलब मैंने क्या किया है, एस में से वी घटाया तो सी आ गया। अगर मैं क्या करूं, 10,000 में से 4000 घटा दूं तो बताओ 6000 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। मैंने क्या किया, एस में से अगर मैं सी घटा दूं तो वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मेरा दूसरा फार्मूला हो गया, बताओ क्या आया, एस माइनस सी बराबर वी। मतलब मुझे कहीं वी निकालना हो तो मैं 10 में 4 घटा दूं ये वी आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 6 और 4 को, तो बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 6000 और 4000 जोड़ूं 10,000 आएंगे नहीं आएंगे। मैंने क्या किया, वी और सी दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, एस आ गया। तो मेरा एक फार्मूला क्या बन गया, वी प्लस सी बराबर एस। देखो इन 3 चीजों से 3 फार्मूले बन गए। जब इन 3 बातों से 3 फार्मूले बने तो हमारे पास ये भी तो 3 बातें हैं लास्ट वाली, इनसे भी 3 फार्मूले बन जाएंगे। कैसे, मैं 4 में से 2 घटाऊं तो 2 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। मैं क्या करा, सी में से एफ घटाया तो क्या आ गया, पी आ गया। अच्छा इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 और 2 4। मतलब मैंने क्या किया, एफ और पी को जोड़ दिया तो एक फार्मूला अपना ये बन गया, ए प्लस पी बराबर क्या आ जाएगा, सी। अच्छा एक बात और है, अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या किया मैंने, सी में से पी घटाया तो क्या आ गया, एफ आ गया। सी में से पी घटाया तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये जो बेसिक फार्मूला है ये 1 2 3 4 5 6 फार्मूले इसी चार्ट से बन गए। अब आप सुनो, बात तो ब्रेक इवन पॉइंट की हो रही है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं। तो देखो बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला है, शार्ट में बीपी बोल दूं चलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट मैं रुपए में भी निकाल सकता हूं। रुपए समझ गए ना, मेरे पापा कितने रुपए के समोसे बेच दे, कितने रुपए के, ना कि कितने समोसे। कितने समोसे की बात आएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हो जाएगा, और कितने रुपए के समोसे बेचेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा। फिर से बताओ, ब्रेक कितने समोसे बेच दूं तो क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। कितने रुपए के समोसे बेच दूं क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं, इन रुपीज की। तो इसका फार्मूला है एफ इंटू एस अपान सी।
इसका एक फार्मूला और है, F/PV रेशो इंटू 100/1। फिर एक नई मुसीबत आ गई, अरे यार ये तो समझ गया फिक्स कास्ट है, ये भी समझ गया कि सेल्स है, ये भी समझ गया कंट्रीब्यूशन है, यहाँ भी मैं समझ गया कि फिक्स कास्ट है, यहाँ समझ गया पीवी, अरे ये नहीं समझा मैं, ये तो पहली बार है। तो भैया पीवी रेशो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात। देखो अपन ने यूनिट में लिखा है सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात। मतलब अगर ये आया है तो इसका मतलब अपने को दूसरी चीज भी कवर हो जाएगी। तो देखो बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के दो फार्मूले हैं, C/S इंटू 100/1। C मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन, S मतलब क्या? सेल्स, 100 मतलब क्या? 100/1 मतलब क्या? एक। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100/1। पर यह ध्यान रखना, यह फार्मूला तभी लगेगा जब एक सेल्स और एक प्रॉफिट दी गई हो। कभी कभी प्रश्न में 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट दिए रहते हैं, तो फिर ये फार्मूला मत लगाना आप। अगर 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट लगे हों तो पीवी रेशियो का फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा। क्या होगा? डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस ऑफ सेल्स इंटू 100/1। ये फार्मूला हो जाएगा इस पीवी रेशियो का। तो बीपी इन रुपीस का ये है। अब आप बोले सर बीपी इन यूनिट्स कैसे निकालेंगे? तो भैया कुछ भी नहीं करना है, बीपी इन यूनिट्स निकालने के लिए बस एक ही काम करो, F/C पर यूनिट। ये फीस कहां से? हमेशा टोटल लेना बटा कंट्रीब्यूशन ये वाली पर यूनिट कर देंगे। 2000 में 4 रुपए का भाग, 4 रुपए का भाग ले, 4000 का मत लगाना। F टोटल लेना है और C कौन सा लेना है? पर यूनिट लेना है, कारण टोटल अमाउंट नहीं लेना है। तो ये इसका हो जाएगा बीपी इन यूनिट्स। रुपीस में पूछा हो तो F इंटू S/C, सब टोटल अमाउंट ले लो। और बीपी इन यूनिट्स पूछा हो तो F/C पर यूनिट हो जाएगा। और आगे सुनो, अगर आपसे पूछा हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, सुरक्षा सीमा, तो इसका सूत्र हो जाएगा S माइनस बीपी। आप बोलेंगे होता क्या है? देखो मैं 10,000 का माल बेच रहा हूं और मेरे सारे खर्चे जो वसूल हो रहे हैं वो 8,000 में हो रहे हैं। मतलब मैं कितने कमा रहा हूं, कितने सेफ में हूं? 2,000 रुपये सेफ है। तो सेल्स में से वो पॉइंट घटा दो जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो सेल ज्यादा हो रही है और नो प्रॉफिट नो लॉस अपना 8,000 में कवर हो रहा है। तो 2,000 अपन के अभी सेफ चल रहे हैं। जैसे आपके पापा अपने परिवार के खर्चे 10,000 हैं और अपने पापा को 12,000 मिल रहे हैं, तो अपना परिवार कितने सेफ्टी पे चल रहा है? 2,000 सेफ्टी पे चल रहा है। मतलब बीईपी से जितना ऊपर अपनी सेल्स रही, जितनी इनकम रहेगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फार्मूला है, P/PV रेशियो इंटू 100/1। आप बोले सर सूत्र देखा है हमने? बेटा ये आपने जो देखा है ना, ये देखा है। यहां F/PV रेशियो है। अगर F/PV रेशियो करोगे तो बीपी आ जाएगी, पर P/PV रेशियो कर दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अंतर आ गया समझ में? और देखो बेटा एक रामबाण सूत्र बताता हूं मैं आपको। रामबाण सूत्र क्या है? रामबाण सूत्र ये है कि चाहे सेल्स पूछा हो, पीवी रेशियो पूछा हो, F पूछा हो, P पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, क्या पूछा हो? इतना माल बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट हो कमाने के लिए कितना माल बेचना पड़ेगा। तो एक रामबाण सूत्र, सबका मालिक एक रामबाण सूत्र, S इंटू PV बटा 100 इंटू F+P। बेटा ये ध्यान रखना, ये जहां A+P लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं? C भी लिख सकता हूं। देखो इधर F+P बराबर C, जहां A+P वहां मैं क्या लिख सकता हूं? C। तो भैया इस सूत्र का एक छोटा रूप क्या हो जाएगा? S इंटू PV बटा 100 बराबर F+P। तो सर फार्मूले कितने हो गए? देखो मैं गिनती करके बताता हूं आपको। 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। 5 6 7, ये तो इसी का पार्ट, इसलिए अलग नंबर नहीं देता हूं मैं। 7 हो गए। 8, ये इसी का 9 10, दिख रहा है 10? लाइन आ गई इसलिए नहीं दिख रहा होगा, चलो बिगाड़ के लिख देता हूं। 10 11, भैया ये इसी का पार्ट है।
बस 11 फार्मूले याद कर लो, 5 यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। तो आज बेटा ये केवल 11 फार्मूले लिखो। मैं अभी 5 मिनट के अंदर दूसरा वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं 11 फार्मूलों के यूज बताऊंगा। और मैं 2019 में जो पेपर में जो सवाल इसके पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा। देखो देख ही लो, अब आए हो तो ये मेरे पास पेपर है 2019 का, ठीक है। अब 2019 का पेपर जो मेरे पास है, कहाँ गया भाई पेपर, ये रहा, कास्ट अकाउंट का ये रहा 2019। 20 निकल गया कोरोना में, 21 में रिपीट होता है एक साल छोड़ के। अधिकतर क्वेश्चन मुझे बहुत साल पढ़ाते हो गए हैं तो एक साल छोड़ के यूनिवर्सिटी में आ ही जाते हैं। भगवान उनका भला करे पेपर सेटिंग करने वालों का, कि वो बेचारे क्या करते हैं, वो एक साल छोड़ के पूछ लेते हैं। अब वो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो पूछेंगे नहीं, वो उनका जो ट्रेंड रहता है वही चलता है। आप 5 साल के याद कर लो, 99% आप पास हो जाएंगे। 99 नहीं 100% पास हो जाएंगे। 5 साल के पेपर पूरे कर लेना है। थ्योरी वाले इसमें जो पेपर जो क्वेश्चन थ्योरी का आते हैं वो भी, और प्रैक्टिकल वाले वो भी आप हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर आपके किस्मत ही फूटे हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो 5 साल के तो कर ही लेना, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये आया एक, तो ये बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2019 पेपर कास्ट अकाउंटिंग का। तो बेटा ये देखो इसका जो चौथा क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव का, ये आया, यदि विक्रय 50,000 रुपये हो, परिवर्तनशील लागत 30,000 रुपये हो, स्थायी लागत 5,000 रुपये हो तो सुरक्षा सीमा होगी। मतलब ये पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। और देखो इसका एक और क्वेश्चन कौन सा आया था इसमें, देखो मैं भी पेपर निकाल रहा हूं, यह यूनिट 5 में आया था। मतलब समझ जाओ 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। BRN कंपनी रतलाम ने आपको निम्न सूचना दी है, बिक्री 50,000 इकाइयां 3 लाख रुपए, मतलब 50,000 वस्तुएं बेची है 3 लाख रुपए में। परिवर्तनशील लागत 1,20,000 रुपए है, स्थिर लागत 1,50,000 रुपए है। गणना कीजिए, क्या क्या निकालना है, सम विच्छेद बिंदु। कहाँ है भैया सम विच्छेद बिंदु, ये रहा, इस फार्मूले से आ जाएगा। लाभ मात्रा अनुपात ये रहा, सुरक्षा सीमा ये रही। हल थोड़ी देर बाद रहा। अब भी मैं ये के दोनों सवाल आपको सेकेंड वीडियो में बताता हूं, तो आप सेकेंड वीडियो के लिए तैयार रहें। सबको तब तक जय माता दी। भाई इसी के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं 5 मिनट बाद, बस केवल थोड़ा ब्रेक कर लेता हूं, पानी पी लेता हूं, उसके बाद मैं सेकेंड वीडियो डाल रहा हूं। तब तक जय माता दी, जय माता दी। और सुनो बेटा, आपने हमारे कॉलेज में जो एडमिशन लिया ओमेगा कॉलेज में, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि हमारा कॉलेज का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। हमेशा बहुत अच्छे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे रिजल्ट लाते हैं। तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि ओमेगा कॉलेज आपको पूरी किताब के सवाल करा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कॉलेज में तो एक लिमिटेड टाइम मिलता है हमको, तो हम क्या 40 मिनट में कितने सवाल करा पाते हैं। तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ओमेगा कॉलेज की साइट पे डाल दूंगा। आप अगर यूँ यूट्यूब पे बोलेंगे कि ओमेगा कॉलेज चैनल, तो आपको ओमेगा कॉलेज का एक मोनो दिखेगा। उस मोनो पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, और मैं उसमें लिख दूँगा ये ब्रेक इवन पॉइंट का सवाल है, ये इस साल आया है। किताब का सवाल कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा इस पेज नंबर का ये वाला सवाल है। देखो अपन क्या करते हैं, SM शुक्ल का मैं कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ाऊंगा, ML अग्रवाल का अपन कास्ट अकाउंट लेंगे, और SM शुक्ल की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लेंगे। तो तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, मैं तीनों करा दूंगा आपको। बस आप सारे वीडियो देखते रहिए। आपकी इच्छा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, कुछ मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, बस देखते रहना। नहीं देखो तो आपकी मर्जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। हमारे कॉलेज वाले बच्चे तो देखेंगे, आप भी हमारे कॉलेज में आ सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आ सकते हैं, कभी फ़ोन कर सकते हैं। आप और किसी कॉलेज में हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बस पढ़िए, बढ़िए और अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए। जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, इसमें मैं दोनों सवाल कराने वाला हूँ। ओके बेटा, जय माता दी।